वेलकम बैक टू स्पेशल बजट ट्रांसमिशन जी। हम बात कर रहे थे कि आगे गवर्नमेंट के पास कितनी स्पेस है और उसके अलावा पॉलिटिकली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो अपना अपना वो एक सीवी इस वक्त सामने आया हुआ है। दावे सबके ही हैं। इसहाक डार साहब गए हुए 2017 के अंदर, अभी तक पिछले साल की परफॉर्मेंस का बिल्कुल नहीं बताते कि किया क्या उन्होंने। वो चले या वो डाल देते इमरान खान के ऊपर या वो चले जाते पीछे 2017 के अंदर कि उस वक्त बड़ी बूमिंग और बड़ी कमाल ज़बरदस्त इकॉनमी थी पाकिस्तान की। आसिफ अली जरदारी साहब 2013 में चले जाते हैं और तहरीक इंसाफ को तो खैर इस वक्त मौका ही नहीं मिल रहा कुछ कहने बोलने का। आगे कोई इस्तेहकाम, शायद इस्तेहकाम, काजी साहब क्या नाम है इस्तेहकाम पार्टी? पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, वो जो आगे मामला आना है। ये कितना देखें, अब IMF का जो नौमा रिव्यू है वो क्लियर नहीं हो रहा, अगले पैसे हमें मिल नहीं रहे। उन्होंने एक दफ़ा बीच में ये कहा भी कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ तो कोई मामला आगे बेहतर होगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से कहा गया जी आप हमारे जो दाखिली मामला थे उनके अंदर बिल्कुल आप घुसने की कोशिश मत करें। आपके ख्याल में अगर नहीं आता ये रिव्यू, अगला क्लियर नहीं होता, उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? ये कह दें कि मैं 100 अरब की इकॉनमी बना दूंगा, वो कह दें मैं 250 अरब की बना दूंगा, मामला तो वहीं पे IMF के पास रहना। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व? इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि जब IMF की इकॉनमी की इतना हैवी स्टेक है यहाँ इस वक्त सबसे बड़ी जो आपका है वो पहले जैसे अर्ज किया था वो आपकी पेमेंट है, और इसके मतलब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो वो हैं जो हैं। तो हाउ कैन वो हमारे दाखिली मामलात क्या रह गए हैं जो हमारे दाखिली मामलात हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजन इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, उनका क्या मसला है इनके साथ, क्या मसला नहीं है, इसके बारे में र्यूमर मिल भी चल रही है और अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी चल रही हैं। लेकिन ये है कि वो अब चूँकि हम इस ऐसे मकाम पे हैं कि अगर ये हमें थोड़ा सा रिलीफ, हालांकि इससे भी कुछ नहीं होना, 1.6 बिलियन अगर वो हमें दे भी देते हैं और बाकी जो डोनर्स हैं उसका थोड़ी सी स्पेस खुलती भी है, तो जो गैप है वो बड़ा ह्यूज है। उसी सूरत में हो सकता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हमारी इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो, कैपिटल फार्मेशन हो, और ये जो हमारी एक सट्टे के ऊपर और ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारा सारा इन्हिसार रहा है, इसमें देखें ना, अब आप रातों रात अभी मैं काशिफ साहब से यही कह रहा था कि हजूर ये तो बड़ा सबसे मुश्किल काम तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। आप प्लाट खरीदें और उसको बनाएं और हाउसिंग तो निकल जाए। और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो पहले मैन्युफैक्चरिंग में थे अब वो चले गए हैं रियल एस्टेट। तो मेरे ख्याल में बड़ी इसमें डिस्टॉर्शंस हैं, ठीक करनी पड़ेंगी। बाकी हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहे, ऑल हैंड इन ग्लव। ट्रू दैट। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस भी करवाना माजरत में भूल गया, हमारे साथ प्रेसिडेंट LCCI लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं, और ओवर वीडियो लिंक हमें डॉक्टर कैश असलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे माशियात हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने वक्त दिया है। काशिफ भाई आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। IMF का अगर ये रिव्यू क्लियर नहीं होता तो उसके बगैर क्या आप लोगों ने चूँकि सजेशंस भी दिए हैं, आपसे मांगे भी जाते हैं, जो शरह सूद है वो कम हो रही है आगे, और कुछ अफरात ज़र के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, यानी हमारी को परचेजिंग पावर कुछ बेहतर हो जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बजट क्या आएगा? देखें, IMF क्या अगर हमारे साथ रिव्यू क्लियर नहीं होता तो हमारे लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली हमें फिर उनके अगले प्रोग्राम में जाना होगा। लेकिन एज़ द प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत होपफुल हैं कि शायद अभी भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, और उम्मीद होनी भी चाहिए कि हमारा रिव्यू हो जाएगा ताकि मामलात बेहतर हो जाएँ, हमारे डोनर जो एजेंसीज़ हैं वो भी पैसे दे दें और हमारे दोस्त ममालिक भी पैसे दे दें। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जहाँ आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी डिवेल्यूएशन कंट्रोल नहीं होगी, और जब तक हमारी डिवेल्यूएशन कंट्रोल नहीं होगी ना ही हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, ना हमारा इन्फ्लेशन नीचे आएगा। मैं थोड़ा सा इसको देखने वालों के लिए थोड़ा सा सादा कर दूं, डिवेल्यूएशन कंट्रोल से मतलब है कि रुपए की जो कीमत गिरती जा रही है ये जब तक काबू में नहीं आएगी और रुपया थोड़ा सा और मुस्तहकम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक महंगाई, आप यही कह रहे हैं ना काशिफ जी? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे होगा? वो डॉलर मजीद आएंगे? वो देखें जी, एक तो बात ये कि इसको हमें कोरिलेट ऐसे करना चाहिए कि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, और हमें अपना फ्यूल बनाने के लिए भी और बिजली बनाने के लिए भी हमें फ्यूल को इंपोर्ट करना है, और हमें LNG को भी इंपोर्ट करना है। हमारे रॉ मटेरियल्स इस मुल्क के अंदर नहीं बनते। अब हम जितनी इंपोर्ट को बढ़ाते जाएंगे और हम अपनी डिवैल्यू करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, और रुपी जितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, अगर हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती तो चलें आप इसको डिवैल्यू कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
इंटरनेशनल मार्केट में जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्पीट कर पाते। लेकिन चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और हमें हर चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, और हमें करना क्या चाहिए था, जो कि हमने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया। हमें अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना था, हमें सोलर की तरफ जाना था, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना था, हमें हाइडल की तरफ जाना था। लेकिन स्टिल इट इज़ नेवर लेट, हमें आज भी शुरू कर देना चाहिए। अभी जो हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो सारा $30 बिलियन समंदर में चला गया। तो हमने तो आज भी नहीं सोचा। अगर मैं सोलर की भी बात करूं तो सोलर के लिए कैपिटल जो है वो इंडिविजुअल खुद लगाता है, वो बैंक से नहीं ले रहा, वो स्टेट से नहीं ले रहा। अगर जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी कोशिश होती है, इसमें है गवर्नमेंट का इरादा, बिल्कुल दे वांट टू डू इट बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट टू द सोलर। अब मैं पॉइंट ये उठाना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने रेजिडेंशियल के ऊपर या कमर्शियल पे लगा रखा है, अगर हम उन्हें नेट मीटरिंग के रेट पे उसको बेनिफिट दें और उसके रेट को बढ़ा दें, तो हमारे लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन बात फिर यही है कि फैसिलिटेशन, और जो आपका सवाल था कि क्या हम हमारा इंटरेस्ट रेट और हमारा क्या ये इम्प्रूव करेगा, सिंपली अगर मैं उसका जवाब दूं तो नो। जब तक हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं आएंगे, जब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक हम डॉलर्स आने की एक तो रेमिटेंस वाला था, दूसरा इस वक्त जो, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल डे टू डे चल रहे हैं ना, बंदा क्या करे, परेशानी ऐसी है। आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल इमिनेंट डेंजर है, मेरा तो उसके बारे में ज़हन में आता है कि अल्लाह करे हमें कर्ज मिल जाए, और कुछ डॉलर मिल जाए किधरों तो थोड़ा सा कोई हम बेहतर हो जाए। मतलब हालात यहाँ पे आ गए हैं। कैस असलम साहब, क्या मसला क्या है IMF के साथ, क्या इशू है? अब तो वज़रा भी दुआएं दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी कहता है यार सारा कुछ कर दिया है, वज़ीर ख़जाना कहता है, तो कहते हैं मैं अगले घंटे में कर देता हूँ सारा कुछ, ये पैसे क्यों नहीं देते हमें? दो बातें कहने लगा हूँ। पहली तो ये है कि मैं ये नहीं मान रहा कि हमने सारा कुछ किया है। ट्रांसपेरेंसी तो हमने दिखाई नहीं है, हमने एक अकाउंट फाइनेंशियल प्रूडेंस दिखाई नहीं है, हमने जो असासे हैं हमारे एहलकारों के, उसका ट्रेल तो दिया नहीं है, हमने पॉवर्टी एलिविएशन नहीं की। ये तो एक इशू है। दूसरा मेरे लिहाज से पॉलिटिकल है, जो IMF का मैंडेट नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि वो चंद महीनों की गवर्नमेंट को से गुफ्तगू शनीद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक मैंडेट से एक 5 साल की हुकूमत आए, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी दे, तो उसके साथ वो गुफ्तगू शनीद करें। ये बात सही है कि वो मुख्तलिफ साहब आप ये भी कह रहे हैं कि हमने चूंकि सरकारी एहलकारों के असासे नहीं दिखाए, हम उतना ट्रांसपेरेंट जितना वो डिमांड कर रहे थे नहीं हुए, ये आपको एक बड़ी वजह नजर आ रही है कि उन्होंने ये रिव्यू क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल, देखें, अच्छा। मिस गवर्नेंस और करप्शन ने इस मुल्क को डुबोया है ना यहाँ। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। वो आपका है, हमारे सनतकार डॉलर में अपना असासा लेके वो सिर्फ इसलिए भाग गए ना कि बिजली भी महंगी है, रिश्वत भी देनी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। तो ये सारे मामला ठीक होंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। हम आप ये देखिए कि कैपिटलिज्म के नाम पे सोशलिज्म बिल्ड करते हैं। सारा जो टैक्स गवर्नमेंट चलाने में है, वो गवर्नमेंट मरातें क्या देती है ना इंडस्ट्री को ना कौम को। तो जो आज की दुनिया है उसमें IMF को यही है कि प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आए, वो इन क्रिटिकल हालात गवर्नेंस के हालात में नहीं। ठीक है आपकी बात। अच्छा, मुझे खैर मैं वही समझना चाह रहा था, आपने बड़ा बेहतरीन नुक्ता ये उठाया कि तमाम चीज़ें जो तमाम उनकी डिमांड्स थी, वी हैवंट मेट ऑल द डिमांड्स, और उसमें से सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की थी। और फिर अगेन वही जो अफरादे ज़र हैं हमारे यहाँ पे, अमीर लोग जो हैं, उनके एसेट्स हमने, और ख़ास तौर पे वो कैस असलम साहब कह रहे थे सरकारी एहलकारों के, वो हमने डिक्लेयर नहीं किए। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि पैसे क्लियर नहीं हो रहे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, वो आपके साथ शेयर करूँ कि हुकूमत ने बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए अब कवानीन मुतारिफ करने का फैसला किया है। फाइनेंस बिल के मुताबिक $1 लाख या उसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी मुल्क में लाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे, और मुल्क में गैर मुल्की करेंसी का जो काबिल सज़ा जुर्म बनाने के लिए इसको भी कानून साजी का फैसला किया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन जो कि गवर्नमेंट ने किया है। डिटेल इसकी हमें हमारे नुमाइंदे चौधरी तसव्वुर बताते हैं। जी तसव्वुर, क्या मामला है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने गैर मुल्की करेंसी के जो जखीरा अंदोज इदारे हैं उनके और जो अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। डॉलर या दूसरी कोई भी जो करेंसी होगी उसकी जखीरा अंदोजी करने वाले को सजा देने के लिए कानून साजी की जाएगी। गैर मुल्की जो करेंसी है उसकी जखीरा अंदोजी करने वालों को कैद, जुर्माने की सजा के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। नए कानून का इतलाक गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। इसी तरह बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए भी कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1,00,000 तक अपने साथ ला सकेंगे। बैरून मुल्क से $1,00,000 तक लाने वालों से आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त जो 50 लाख रुपए या उसके बराबर करेंसी जरिए आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। ठीक है, शुक्रिया तसव्वुर, आप इम्पोर्टेंट डिटेल से बता रहे थे। हम नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि वो कैसे लाने देंगे जहाँ से आपने लेके आने हैं। ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 में ये हुआ था और दैट वाज यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग कि यहाँ हवाले से पैसे बाहर भेजो और वैन जो आते थे वो सुपरसीड हुआ था नैब के लॉ से, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हुआ। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आया हुआ है। तो क्यों ना जो बाहर वाले पैसे हैं उनको इजाज़त दे दी है, तो अंदर वाले जो जखीरा अंदोज हैं उन बेचारों उनका तो वो तो नेशनल है, उनको भी माफ कर दें। आमदन भी नहीं पूछेंगे। अच्छी चीज़ तो ये है, आप ले पहले कौन पूछा करता था हुजूर, जरिया आमदन किसी की जरूरत है इस रूलिंग एलीट से पूछ सके? नहीं, अब तो कानून के मुताबिक हो जाएगा ना कि आप जितने मर्जी लाखों डॉलर लेके ये हुआ था, ये सागदार साहब कानून लाए थे। ये दूसरा मैंने वैसे वो जखीरा अंदोजों के हवाले से भी बात करनी है कि आप वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की करेंसी अगर किसी के पास पड़ी हुई है तो वो और फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज करने वाला मामला, इनमें क्या मुमासला